हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ हो और अपने जीवन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। उसी सिलसिले में आज का जो वीडियो लेक्चर है, वो है पदार्थों में होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के ऊपर आज अपन बात करेंगे। मल्टी चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में 100% आने की संभावना है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सवाल यह है कि मोमबत्ती के जलने पर प्रक्रिया में कौन-सा परिवर्तन होता है? सुनो, समझते हैं भाई इसको। ये कह रहा है कि मोमबत्ती को जलने पर मोमबत्ती मैं 2 बार लिख लेता हूँ। कहूँगा मैंने ये ऐसा मोमबत्ती ये जलेगी तो उसका धागा जलेगा और धागा जलेगा तो रासायनिक रूप से पहले वो धागे में कार्बन था और अब उस धागे में कार्बन नहीं रहा। मतलब नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो ये जो मोमबत्ती जल रही है इसका मतलब मोमबत्ती का जलना जो है वो किस प्रकार का परिवर्तन है साथियों? ये रासायनिक परिवर्तन को तो ये किस परिवर्तन को बता रहा है साथियों? रासायनिक परिवर्तन। जी सर, समझ में आया। लेकिन साथियों मोमबत्ती के अंदर क्या है? मोम भी है। क्या है? मोम है। अभी जब ये मोमबत्ती नहीं जलेगी तब ये मोम किस अवस्था में है साथियों? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। और जब मोमबत्ती जलने लग जाएगी तो ये किस अवस्था में आ जाएगा साथियों? तरल अवस्था में। तो कुल मिला के मोम तो मोम ही रहा। एक बार मोम किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में और एक बार मोम किस अवस्था में है? तरल अवस्था में। लेकिन दोनों में रसायन रूप से मोम, मोम है। इस प्रकार इसका मतलब ये परिवर्तन कैसा है? ये परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। अब देखते हैं, एक तो इसमें कौन-सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन और दूसरा साथियों इसमें कौन-सा परिवर्तन है आपका? भौतिक परिवर्तन। देखिए, नंबर पहला ऑप्शन क्या है इसका? भौतिक परिवर्तन, ये भी सही है और दूसरा ऑप्शन कौन-सा है? रासायनिक परिवर्तन, ये सही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा ए और बी दोनों, तो इसका मतलब मेन आंसर क्या है इसमें? दोनों ही हैं, ए और बी दोनों। तो ध्यान रखना ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। लेकिन परीक्षा में सवाल ये आ जाए कि मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन-सा परिवर्तन है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, मुख्य रूप से जो परिवर्तन है, वो रहेगा आपका रासायनिक परिवर्तन। क्या ये सवाल आपके समझ में आया? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। अगले सवाल की तरफ से। सवाल ये है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। चलो अपना विचार करते हैं। सभी भौतिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन परिवर्तनीय होते हैं। चलो देखते हैं इसको। दूसरा कि रासायनिक परिवर्तन में एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। अब ये कह रहा है कि निम्न में से कौन परिवर्तन कौन सा ये जो विकल्प है वो सही है? क्या ए सही है? क्या बी सही है? पहला ऑप्शन देखो, भौतिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं। दूसरा रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं। अब अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय का अर्थ समझिए आप। अपरिवर्तनीय का मतलब ये है कि भौतिक परिवर्तन जब होता है तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक रूप से परिवर्तन नहीं होता है। जी बिल्कुल, आप समझिए इस बात को। ये कह रहा है कि अपरिवर्तनीय है। जैसे मैं आपके पास उदाहरण से आपको समझाऊं, ये मेरे पास H2O है और ये किस अवस्था में है? ये आइस फॉर्म में है। मतलब ये आइस फॉर्म में है और यहाँ ये H2O किस फॉर्म में है? यहाँ ये साथियों मान लो ये लिक्विड फॉर्म में है। अब एक बात बताओ मुझे, जब जल को आपने क्या किया, थोड़ा-सा इसको टेम्परेचर दे दिया, किस अवस्था में चला गया? तरल अवस्था में चला गया। अब मुझे बताओ रासायनिक रूप से इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या? जी नहीं हुआ। इसका मतलब ये कैसा है? अपरिवर्तनीय है। लेकिन किस में अपरिवर्तनीय है? साथियों ये रसायनों में अपरिवर्तनीय है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। अगला है कि रासायनिक परिवर्तन जो है वो परिवर्तनीय है, बिल्कुल सही है। जैसे मेरे पास कागज है, अभी इस कागज में क्या है साथियों? कार्बन है। अगर मैं इस कागज को क्या कर दूं? जला दूं। क्या कर दूं? जला दूं तो क्या प्राप्त होगी आपको? राख प्राप्त होगी। मैं उसका राख का रासायनिक नाम ले रहा हूं सिलिका। तब आपको राख प्राप्त होगी। तो राख का तो फॉर्मूला ये अलग है, SiO2। इसका मतलब ये परिवर्तन कैसा है? परिवर्तनीय। यहाँ क्या हुआ है? रसायनों में क्या हुआ साथियों? परिवर्तन हुआ है। आया समझ में? वापिस कहते हैं। इसका मतलब पहला कथन तो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा है रासायनिक परिवर्तन एक से अधिक पदार्थ बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब रसायनों में परिवर्तन होता है साथियों, तो नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थ बनते हैं, वो एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊँ कि कैल्शियम कार्बोनेट है।
अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को साथियों आप क्या करोगे, गर्म करोगे। सॉरी ना साथियों, सवाल का आंसर समझिए आप, बहुत अच्छे से आपको समझ में। जैसे मेरे पास ये है कैल्शियम कार्बोनेट, अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करोगे, गर्म करोगे। तो दोस्तों जब गर्म करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या प्राप्त होगी आपको, CO2। अब बताओ यहाँ रसायन कौन सा है, अलग, और यहाँ रसायन कैसे हैं, अलग। समझ आया सर, बिल्कुल समझ में आया। लेकिन यहाँ एक से अधिक क्या प्राप्त हो गए, रसायन। तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी क्या है, सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन दे रखा एक व। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपको जरूर ये सवाल समझ में आएगा। चलो अगले प्रश्न की, अगला सवाल समझिए। चलो शुरुआत करते हैं अपना समझने। किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। बताओ कौन सा कथन है सर। इस प्रकार के जब आपके सामने सवाल आ जाए तो आप हमेशा एक काम कर लीजिए, मैं आपको पहले समझा देता हूं, आपको याद हो जाएगा। एक साइड में लिख रहा हूं ऑक्सीकरण, जी, और एक साइड में हमने लिखा अपचयन। आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको कभी भूल नहीं होगी। अब देखो ऑक्सीकरण का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का साथियों योग, और यहां ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी। यहां अपचयन होता है हाइड्रोजन का योग, और यहां ऑक्सीकरण होता है हाइड्रोजन की कमी। याद रह जाएंगे, ऑक्सीजन का यदि योग होगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन की यदि कमी होगी तब भी क्या होगा, ऑक्सीकरण। एक सुनना, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ये आगे आएगा आपके, ऑक्सीकरण अंक में यहां क्या होगी, ग्रोथ होगी, और यहां क्या होगी, कमी होगी। तो दो सुनना। अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। अब इन सभी ऑप्शन को एक बार मैं बता देता हूं और फिर इसको समझते हैं। चलो, ऑक्सीजन में वृद्धि बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ऑक्सीकरण होता है, ये लिखा हमने ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन में कमी, नहीं नहीं, ऑक्सीजन में कमी तो क्या होता है, अपचयन होता है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। हाइड्रोजन की वृद्धि, नहीं नहीं, हाइड्रोजन में वृद्धि क्या होता है, अपचयन होता है, ये भी गलत है। हाइड्रोजन में कमी, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, ये भी क्या है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये दोनों क्या है आपका राइट आंसर है। इसका मतलब क्या आना चाहिए, एक तो 1 नंबर और एक है आपका 4 नंबर। अब देखो 1 और 4 कहीं है क्या, पहला ऑप्शन नहीं, ये तो गलत है। 1 और 3 ये भी गलत है, और ये देखो ऑप्शन एक और आया। लेकिन ये दो बीच वाले ऑप्शन है साथियों, ये किसको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं साथियों चयन को बता रहे हैं आप चयन को। हो सकता है यहाँ परीक्षा में, यहाँ प्रश्न मैंने आपको ऑक्सीकरण का बताया हो, परीक्षा में उल्टा पूछ ले कि किसी पदार्थ का निम्न में से अपचयन हो रहा है तो निम्न में से कौन सा कथन है या कौन सा कूट है। तो अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट उपयोग में क्यों लिया जाता है। सवाल सुनना आप, पहले तो आपको पता होना चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4। और साथियों ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको अपन बोलते हैं लाल दवा। क्या कौन सी दवा बोलते हैं इसको, लाल दवा। अब इतना तो समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि इसका प्रयोग पेयजल को शुद्ध करने में क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये प्रबल ऑक्सीकारक है। कैसा ऑक्सीकारक है साथियों, प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है ये। सर प्रबल ऑक्सीकारक से क्या होगा, ये भाई जीवाणुओं को मार देगा, जीवाणुओं को मारने की क्षमता पाई जाती है, मारने की क्षमता पाई जाती है किसमें, प्रबल ऑक्सीकारक। आपके सवाल समझ में आ गया होगा कि भाई सवाल ये है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KNO4 का यूज क्यों किया जाता है। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं लाल दवा, और ये है कैसा ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक। देखो ऑप्शन चारों में यह एक ऑक्सीकारक है, ये देखो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। यह एक ऑक्सीकारक की जगह सही ऑप्शन आना चाहिए था, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक। सवाल आपके समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सुनो भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सवाल है, अब देखो, कागज का जलना,
दूध का दही में बदलना, नमक का पानी में घुलना और मिट्टी के ढेले को बर्तन में बदलना। सुनना, कौन सा परिवर्तन उत्कर्मणीय है? भी उत्कर्मणीय कौन सा परिवर्तन है, तो उसके लिए अपने को समझना पड़ेगा। देखो, भौतिक जो परिवर्तन होते हैं वो उत्कर्मणीय होते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। भौतिक परिवर्तन, मैंने मेरे जो पीछे वीडियो अगर आपने देखे हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं साथियों? उत्कर्मणीय होते हैं। अगर आपको कभी भी उत्कर्मणीय शब्द मिल जाए तो आप समझ जाना वो किस परिवर्तन की बात करना चाह रहा है आपके साथ, भौतिक परिवर्तन की। चलो कोई बात नहीं है, फिर मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसका अर्थ क्या है। जैसे आपके पास है आइस, ये मैंने लिखा बर्फ, और बर्फ को आपने बदल दिया किसमें? जल में। अब इसका फॉर्मूला क्या है? H2O, और इसका फॉर्मूला भी क्या है? H2। सुनना भाई, मेरी बात सुनना आप। बर्फ को आप यदि क्या कर दोगे? गर्म कर दोगे, किस में बदल जाएगी? जल में। यदि बर्फ को आप क्या कर दोगे, टेम्परेचर क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो बताओ किस में बदल जाएगी वापस? बर्फ में। जल का तापमान आपने कम कर दिया, क्या बन गया? बर्फ। तो ये आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, मतलब बर्फ से जल भी बन रही है और जल से वापस बर्फ भी बन रही है। बर्फ से क्या बन रहा है? जल, और जल से वापस क्या बन रही है? बर्फ। इस परिवर्तन को साथियों अपन क्या कहते हैं? कर्मणीय परिवर्तन। और ये परिवर्तन होते कैसे हैं? अब वापस सवाल पे चलते। अब देखिए आप एक बार, उत्क्रमणीय परिवर्तन का अर्थ साथियों आपके समझ में आ गया? सर बिल्कुल समझ में। मतलब उत्क्रमणीय का मतलब आप यूं कहना चाह रहे हो कि भाई भौतिक फिजिकल चेंज कौन सा है, ये ना। देखो, कागज का जलना, नहीं साहब, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। दूध का दही में बदलना, नहीं साहब, दूध का दही में बदलना भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कि दूध के अंदर होता है लैक्टोज और दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। नमक का पानी में घुलना, ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसका मतलब नमक और पानी, जब नमक के अंदर आप पानी मिलाओगे या पानी के अंदर जब नमक मिलाओगे तो एक सॉल्यूशन बन गया। जब उसको वापस ठंडा करोगे, गर्म करोगे ना, तो नमक और पानी क्या हो जाएंगे? अलग अलग। इसका मतलब ये उत्क्रमणीय है। अगला है मिट्टी के ढेले से बर्तन बनाना। अब मिट्टी से आपने बर्तन बना दिए तो उन बर्तनों को आप ढेले से जो बर्तन बनाओगे, कच्चे बर्तन, वापस उससे क्या बनाई जा सकती है? मिट्टी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 और 4 क्या है आपके? उत्क्रमणीय परिवर्तन। देखो, इसका मतलब राइट आंसर हो गया आपका 3 और 4। साथियों ध्यान रखना, उत्क्रमणीय का अर्थ मैं फिर लिख रहा हूं, उत्क्रमणीय का अर्थ होता है उत्क्रमणीय का अर्थ होता है फिजिकल चेंज। समझ में आया सर? चलो अगले सवाल की बात करें। बड़ा बढ़िया सवाल है भाई, सुनते हैं। जिंक और कॉपर सल्फेट, और आगे कन्वर्ट हो गया जिंक सल्फेट और कॉपर, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? सुनो, मैं यहाँ इस रिएक्शन को दोबारा लिख देता हूँ। ये जिंक रहा आपके साथ, आपके पास में, और ये रहा CuSO4। और इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिखता हूँ, इसको ये ऐसे लिखते हैं अपन। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, समझना भाई आप, हाँ? और ये आगे बढ़ गया भाई साहब, ZnSO4 प्लस क्या प्राप्त हो गया आपके? सुनो, अब जब जिंक अकेला होता है तब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है साथियों? 0। कितनी होती है साथियों? 0। यहां इसकी ऑक्सीकरण अवस्था साथियों कितनी है? 2। ध्यान रखना, मैं आपको याद बता रहा हूं। और यहां जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? 2। और जब Cu अकेला है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? अब सुनो मेरी बात, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 से कितनी हो गई? 2। और इसकी 2 से कितनी हो गई? 0। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे साथियों? ऑक्सीडेशन। तो हमने ये जिक्र किया था कि जब ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं साथियों? ऑक्सीकरण। और एक बात हमने कहा था कि जब ऑक्सीकरण अवस्था कम हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं साथियों? अपचयन। क्या बोलते हैं? आपने बचपन में ये चीज पढ़ी होगी कि ऑक्सीकरण प्लस अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। देखो सुनो आप, ये ये बात आपने जरूर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको बता रहा हूं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होती हैं। रिडक्शन RED और ऑक्सीडेशन का OXID, तो इसको एक साथ बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं साथियों? रेडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड। तकनीकी समस्या हुई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपके। ये प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में जरूर आएंगे। यहां रिड, रिड का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब
ऑक्सीकरण, दोनों को एक साथ क्या बोलोगे? रेडॉक्स। क्या बोलोगे? रेडॉक्स। और इसी रेडॉक्स को साथियों क्या बोलते हैं? क्षरण बोलते हैं। इसको हिंदी में इसने रेडॉक्स ही लिख रखा है, इसलिए तो हमने तो दिक्कत ही नहीं हुई। चलो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। यदि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण OXI और अपचयन मतलब रिडक्शन, दोनों यदि एक साथ हो जाती है तब उसको अपन बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। आ जाओ सवाल पे। देखो जी, ये रहा आपका राइट आंसर। क्या हो गया आपका? समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया और बहुत अच्छे से समझ में आया जी, बहुत बढ़िया बात। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ में हाइड्रोजन का योग है। नहीं जी, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का योग नहीं होता, गलत बात है। तथा ऑक्सीजन का निष्कासन, नहीं नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑक्सीकरण में किसका योग होता है? ऑक्सीजन में, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन। इसने उल्टा, अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन, नहीं जी गलत बात है। और ऑक्सीजन का योग होता है, ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया?